हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है एडोलेसेंस। और ये टॉपिक भी बीएड फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है उसके अंदर जो फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसी के अंदर ये टॉपिक आता है। तो चलो अपने आज के इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा टॉपिक है एडोलेसेंस। तो आज हम सबसे पहले एडोलेसेंस के मीनिंग को देखेंगे, फिर जो नीड्स और प्रॉब्लम्स होते हैं एडोलेसेंस के दौरान बच्चों में उन्हें देखेंगे, और फिर नेचर ऑफ एजुकेशन, किस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट में इन सारे चीज़ों में जो टीचर का रोल होता है उसके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक भी बीएड फर्स्ट ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी, इसमें हम एडोलेसेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके मीनिंग को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है द टर्म एडोलेसेंस इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एडोलेस्केयर। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग दे रखी है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो अप या टू ग्रो टू मैच्योरिटी। इट इज़ अ क्रिटिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विच लाइज बिटवीन लेटर चाइल्डहुड एंड मैच्योरिटी। यानी कि ये जो एडोलेसेंस का स्टेज है वो एक काफ़ी क्रिटिकल स्टेज होता है जो लेटर चाइल्डहुड और मैच्योरिटी इन दोनों के बीच लाई करता है। यानी कि इस समय जो बच्चा होता है वो ना तो चाइल्डहुड के अंदर आता है, ना ही पूरी तरह से मैच्योर कहा जाता है। इन दोनों के बीच का जो स्टेज है उसे हम बोलते हैं एडोलेसेंस। और यही बातें आगे भी लिखी गई हैं कि इमर्जिंग फ्रॉम चाइल्डहुड एंड मर्जिंग इनटू एडल्टहुड। यानी कि यह एक चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का स्टेज होता है। फिर यहाँ पे आगे लिखा गया है कि एडोलेसेंस इज़ द पीरियड ऑफ रैपिड चेंजेस इन इंडिविजुअल्स फिजिकल, मेंटल, मोरल, इमोशनल, सोशल एंड सेक्सुअल एस्पेक्ट्स। यानी कि ये जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है उसमें काफ़ी रैपिडली चेंजेस होती हैं किसी भी इंडिविजुअल के इन सारे एस्पेक्ट्स। यानी फिजिकल तौर पे उसमें काफ़ी बदलाव आते हैं, मेंटल तौर पे भी काफ़ी बदलाव आते हैं, उसी तरह से मोरल, इमोशनल, सोशल और सेक्सुअल एस्पेक्ट्स में भी रैपिड चेंज देखने को मिलता है। ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलप्स न्यू डायमेंशंस। इट इज़ द पीरियड टू लर्न न्यू थिंग्स। इट इज़ ऑल्सो अ पीरियड ऑफ एंग्जाइटीज़ एंड वरीज। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे ऊपर बताया गया है कि इस समय काफ़ी रैपिड चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो इन्हीं सब के कारण ये जो पीरियड होता है वो एक तरह से काफ़ी एंग्जाइटीज़ और वरीज से भरा हुआ होता है। तो जैसा कि यहाँ ऊपर लिखा गया, तो जैसा यहाँ ऊपर बताया गया था कि ये जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है उसमें काफ़ी रैपिड चेंजेस देखने को मिलते हैं, और काफ़ी नई चीज़ें भी सीखी जाती हैं। इसीलिए ये जो टाइम पीरियड होता है उसे एंग्जाइटीज़ और वरीज़ का टाइम पीरियड भी कहा जाता है। इट इज़ द पीरियड ऑफ एम्बिशंस एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़। उसके बाद आगे यहाँ लिखा गया है कि एडोलेसेंस एक्सटेंड्स फ्रॉम 12 to 13 ईयर्स टू 18 to 19 ईयर्स। यानी लगभग 12-13 वर्ष की उम्र में यह स्टार्ट होता है और 18-19 वर्ष तक ये एडोलेसेंस का जो पीरियड है वो चलता है। ये अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें लिखी रहती है, जैसे ये कोई एग्जैक्ट एज नहीं है कि 12 और 13 वर्ष के बीच ही ये स्टार्ट होता है। इसे आप 10 से 11 वर्ष भी बोल सकते हो, काफ़ी जगह या 10 से 11 वर्ष लिखा हुआ होता है। तो तकरीबन इसी के बीच में होता है। ये आपको याद रखना है कि लगभग 10 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष के बीच ये जो एडोलेसेंस का पीरियड है वो चलता है। और इसे फर्दर 2 पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया है। पहला है अर्ली एडोलेसेंस, जो कि शुरुआती मतलब 10-12 साल से लेकर के 16-17 साल की उम्र तक चलता है, और दूसरा है लेट एडोलेसेंस, जो कि 17 से 18 साल या 17 से 19 साल तक। तो ये हमारा हो गया एडोलेसेंस टर्म का मीनिंग। अब देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से कुछ साइकोलॉजिस्ट ने डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ पे A.T. जेरसिल्ड का नाम दिया गया है। इन्होंने इसे डिफ़ाइन किया है that adolescence is that span of years during which boys and girls move from childhood to adulthood mentally, emotionally, socially and physically। यानी कि जो A.T. जेरसिल थे, इन्होंने एडोलेसेंस को एक ऐसे टाइम के रूप में डिफ़ाइन किया है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड की ओर मूव करते हैं
मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और सोशली, यानी इन सारे एस्पेक्ट्स में वो एक बॉय और गर्ल से एडल्टहुड की ओर बढ़ते हैं। उसी तरह से जो स्टैनले हॉल हैं, इन्होंने एडोलेसेंस को पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कहा है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इस समय तरह तरह के रैपिड चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, तो इसी कारण से इन्होंने इसे पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कहा है। अब देख लेते हैं कि नीड्स एंड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं एडोलेसेंस के एज में। तो देखो, नीड्स को 3 पॉइंट में मैंने डिवाइड किया है। पहला है फिजिकल नीड, दूसरा है साइकोलॉजिकल नीड, तीसरा जो है वो है सोशल नीड। तो एक एक करके इसे सिर्फ पॉइंट वाइज देख लेते हैं। इसे आप एग्ज़ाम में अच्छे से डिफाइन कर देना। एक एक पॉइंट पे आप 2-3 लाइन लिखोगे तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से डिफाइन हो जाएंगे। तो नीड्स के अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है फिजिकल नीड्स। तो किस तरह की फिजिकल नीड्स की आवश्यकता पड़ती है एडोलेसेंट बच्चों को? पहला तो है कि उन्हें तरह तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उनके अंदर जो ग्रोथ हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, उनकी स्ट्रेंथ में काफ़ी वृद्धि होती है, तो वे तरह तरह के फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन दे करके उसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से उन्हें पर रेस्ट और स्लीप की आवश्यकता होती है। उन्हें एक न्यूट्रिशियस फूड की भी आवश्यकता होती है ताकि उनका जो बॉडी है वो अच्छे से ग्रो कर सके। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है साइकोलॉजिकल नीड्स। तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है फ्रीडम। तो ये जो टीनेज में जो बच्चे होते हैं या फिर जिन्हें हम एडोलेसेंट बोल रहे हैं, उनमें एक फ्रीडम की चाहत होती है। वे चाहते हैं कि उन्हें उनके काम के लिए रोका ना जाए। उनके हायर एम्बिशंस होते हैं और जो इच्छाएं होती हैं उनके लिए वे फ्रीडम की मांग करते हैं। हमारे यहाँ जो अगला पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं वे चाहते हैं कि उन्हें प्यार के साथ उनसे बात की जाए, लव एंड अफेक्शन उनके प्रति दिखाया जाए। अगला पॉइंट है एडवेंचर। तो वे एडवेंचरस चीज़ें करने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उनकी ओर अग्रसर होते हैं। उनमें एक सेल्फ डिपेंडेंस की भी चाहत होती है कि वे किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहें। जो अगला पॉइंट है हमारा वो है सोशल नीड्स। तो सोशल नीड्स के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि वे एक कंपनी की रिक्वायरमेंट करते हैं। दे वांट द कंपनी ऑफ देयर इक्वल्स। तो वे एक बच्चों के ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं जो उनके सेम एज का ग्रुप होता है, जिन्हें हम पीयर ग्रुप भी कहते हैं। तो ये जो एडोलेसेंट हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि वे एक अपनी कंपनी में रहें जिनमें कि सेम एज ग्रुप के बच्चे हों। उन्हें एक सोशल एक्सेप्टेंस की भी नीड होती है कि उनके कामों को सराहा जाए, उसे सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाए। जो अगला पॉइंट है वो है एक सोशल सिक्योरिटी। तो उनमें एक सोशल सिक्योरिटी की भी नीड होती है, जिनमें वे सोशली सिक्योर होना चाहते हैं, जैसे फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं, इमोशनली भी सिक्योर होना चाहते हैं, ताकि जो उनका एक्सेप्टेंस है वो हमारे समाज में बढ़ सके। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं कि उनमें किन किन तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो एडोलेसेंट होते हैं उनमें एक इंडिपेंडेंस की चाहत होती है और वे किसी भी तरह के ट्रेडिशन या फिर जो रीति रिवाज हैं, जो ब्लाइंड बिलीफ्स हैं, उन्हें फॉलो नहीं करना चाहते हैं। वे नई नई प्लेसेस को विज़िट करना चाहते हैं और किसी एक जगह पे लिमिटेड होना नहीं चाहते हैं। तो उनमें एक इंडिपेंडेंस की चाहत होती है, जिसे हमने प्रॉब्लम्स के अंडर पहले पॉइंट में रखा है, प्रॉब्लम ऑफ इंडिपेंडेंस। जो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है वो है प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। तो इनके अंदर जो तरह तरह के फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं, जो हार्मोनल चेंज होते हैं, उसके कारण क्या होता है कि उनका जो बिहेवियर है वो चेंज होता है और इसके कारण कभी कभी उन्हें सोसाइटी में एडजस्ट करने में और स्टेबल होने में प्रॉब्लम होता है और वे एक तरह से कभी कभी जो उनका बिहेवियर है वो अनडिजायरेबल और अनसिविल हो जाता है। तो ये हो गया प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। अगला पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स। तो उनके अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स आती हैं, यानी कि कभी आप देखो कि वो काफ़ी लेज़ी हैं और किसी समय वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, कभी एक्सट्रीमली सैड हैं फिर अचानक से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। तो एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स उनके अंदर देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है एक्सेसिव क्यूरियोसिटी। तो वे काफ़ी किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, हर चीज़ के बारे में। तो उनमें जो क्यूरियोसिटी का लेवल है वो काफ़ी हाई होता है। अगला पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिपेंडेंस से रिलेटेड।
तो उनमें सेल्फ़ रिस्पेक्ट की एक चाहत होती है और सेल्फ़ डिपेंडेंस की भी चाहत होती है। वे सेल्फ़ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, सोसाइटी में एक अपना जगह बनाना चाहते हैं। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ डिपेंडेंस हमारा अगला पॉइंट है। फिर है सेक्स प्रॉब्लम। तो बच्चों में जैसे कि तरह तरह के हार्मोनल चेंज हो रहे हैं और रैपिडली उनका बॉडी का स्ट्रक्चर बदल रहा है, उसके कारण भी वो फिज़िकली और मेंटली अनेक तरह के प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। अगला पॉइंट है रिबेलियस एटीट्यूड। तो इस समय जो बच्चों का माइंडसेट होता है वो एक तरह से रिबेलियस हो जाता है। वे जो भी हमारे समाज के ट्रेडिशंस हैं, जो रीति रिवाज हैं, या फिर अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स उन्हें कुछ करने से मना करते हैं तो एक रिबेलियस एटीट्यूड को दिखाते हैं उनके खिलाफ। और जो अगला पॉइंट है वो है एग्रेसिवनेस। तो काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं इस समय जो बच्चे हैं। आप लड़ाई झगड़ा करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है एजुकेशनल प्रॉब्लम। तो एजुकेशन से रिलेटेड भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि हमारा जो स्कूल का इन्वायरमेंट है उसमें काफ़ी कमियां हैं, तो उनके कारण उन्हें प्रॉब्लम्स होती है। अगला पॉइंट है एक्सेसिव डे ड्रीमिंग। तो डे ड्रीमिंग यानी कि दिन में सपने देखना। तो काफ़ी ज़्यादा ये तरह तरह के सपने देखते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है कि इन्हें किस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, यानी नेचर ऑफ़ एजुकेशन क्या होना चाहिए। तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है वो है फ़िज़िकल एजुकेशन। तो इन्हें अच्छी तरीके से फ़िज़िकल एजुकेशन दी जानी चाहिए ताकि उनका डेवलपमेंट जो फिज़िकली डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। वे एक तरह से ग्रुप बना करके खेलना कूदना, पार्टिसिपेट करना और एक जो टीम भावना का विकास होता है वो हो सके बच्चों के बीच। अगला है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़। तो उन्हें डिबेट जैसे एक्टिविटीज़ में भाग लेना चाहिए जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ सके और वे नए नए पॉइंट ऑफ व्यू को देख सकें, उन्हें समझ सकें और क्रिटिकली थिंकिंग को करने में कैपेबल हों, चीज़ों को एनालाइज करने में कैपेबल हों। अगला जो पॉइंट है वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम। यानी जो करिकुलम होता है स्कूल्स में उनका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, उसमें और एक्टिविटीज़ को ऐड करना चाहिए। फिर है सेक्स एजुकेशन। तो जो सेक्स से रिलेटेड एजुकेशन है वो बच्चों को दी जानी चाहिए। तो जो सेक्स एजुकेशन है उसे भी अन्य जो एजुकेशन होते हैं उसी की तरह उसी वे में क्लासेस में पढ़ाया जाना चाहिए, उनके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। फिर है एजुकेशनल टूर। तो उन्हें तरह तरह के एजुकेशनल टूर पे ले जाया जा सकता है जिससे कि वे बाहर की दुनिया को भी एक्सप्लोर कर सकें। फिर अगला पॉइंट है प्रॉपर टीचिंग मेथड। तो अलग अलग टीचिंग मेथड को इंट्रोड्यूस करके एक इंटरेक्टिव सेशन बना करके तरह तरह के मल्टीमीडियाज़ का प्रयोग करके एक टीचिंग मेथड को अपनाया जा सकता है जिससे उनका सही से ग्रोथ हो सके। अगला जो पॉइंट है या अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रोल ऑफ टीचर। तो इनमें टीचर का क्या रोल होता है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पेइंग अटेंशन टू देयर प्रॉब्लम्स विथ लव एंड सिंपथी। तो लव एंड सिंपथी के साथ उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुनना चाहिए, उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए किसी भी टीचर को। अगला पॉइंट है कीप देम मेंटली बिजी। तो हम उन्हें मेंटली बिजी रख सकते हैं, उन्हें तरह तरह के असाइनमेंट्स वगैरह देना चाहिए जिनमें उनका इंटरेस्ट हो ताकि वे किसी गलत काम की ओर डाइवर्ट ना हो जाएं। तो उन्हें हम मेंटली बिजी रखने की कोशिश कर सकते हैं। अगला पॉइंट है टास्क शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। तो ये जो उन्हें जो टास्क दिए जा रहे हैं वे ऐसे नहीं होने चाहिए जिनमें वो बोर हो जाए। तो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उन्हें टास्क दिए जाने चाहिए। फिर है काउंसलिंग। तो उन्हें एजुकेशनल काउंसलिंग, वोकेशनल काउंसलिंग और पर्सनल काउंसलिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए जिससे कि वे सही डिसीजन ले सकें। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, गेम, कल्चरल प्रोग्राम, इन सारी चीज़ों में उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना चाहिए जिससे कि उनका एक ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। अगला पॉइंट है इंडेवर टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़। इसका मतलब अगर किसी बच्चे में टीचर को ऐसा लगता है कि उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं तो उन्हें मौका दिया जाना चाहिए जिनसे उनका जो ये स्किल है लीडरशिप का वो इम्प्रूव हो सके। और जो हमारा ये लास्ट पॉइंट है वो है इमीडिएट फीडबैक फॉर डूइंग गुड। यानी किसी भी अच्छी एक्टिविटीज़ करने के बाद उन्हें अवार्ड्स या सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन या फिर सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब जब कभी भी वे अच्छा काम करेंगे उन्हें एक अवार्ड देंगे तो वे एक तरह से मोटिवेटेड फील करेंगे और वे कोशिश करेंगे कि आगे भी
इस तरीके की एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करते रहें, तो उससे उनका जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो पाएगा। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए। एक बार देख लेते हैं फिर से हमने क्या क्या आज के वीडियो में सीखा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे इस टर्म के मीनिंग को देखा, उसके बाद नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने नेचर ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके की एजुकेशन इन्हें दी जानी चाहिए, और अंत में हमने एक रोल ऑफ टीचर को भी देख लिया। यहाँ पे मैंने जिस नोट्स का यूज़ किया है, आप इसी नोट को नीचे जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पे मैंने एक लिंक दे रखा है, आप वहाँ से इसके PDF फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमसे आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसे पूछ सकते हैं।